नमस्कार हमारे YouTube के दर्शकों और पाठकों को और रेडियो विश्व और हमारे सब ब्लॉग्स और फेसबुक फ्रेंड्स के को। और इस वक्त मैं सूरत से अपने घर से बोल रहा हूँ और मेरे सामने पूना से श्री एनोक डेनियल साहब ऑनलाइन है। तो हाँ, तो डेनियल साहब आपका स्वागत है हमारे इस अभियान में। और हम कुछ दिन पहले तो आपके घर मिल चुके थे, लेकिन इस बार फिर से आप किसी के साथ जो बात छूट गई थी वो करने का मेरा जी कर रहा है। तो पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि विंटेज वाइन जो आपने एक नया प्रयोग किया था, पुराने गानों को नए तरीके से ऑर्केस्ट्रेशन के साथ स्टीरियोफोनिक रिकॉर्ड बनाने का पूरा, तो ये आपको आइडिया विचार कैसे आया? हाँ मेहता साहब, आपने अच्छा सवाल किया है। ये ओरिजिनली मुझे आइडिया जो आया था, ये मैं बहुत सारे स्टेज शो परफॉर्मेंसेस करता था पहले, तो पब्लिक से मिलने का हमें बहुत अच्छा मौका था स्टेज पे परफॉर्म करके। तो लोगों को क्या चाहिए उनको एग्जैक्टली मालूम था, और जहाँ हम जाते थे, जिधर भी प्रोग्राम करते थे, वहाँ सब करना थे पुराने गानों के, तो वही गाने में उनके सामने वापस लाना चाहता, जिनकी रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, तो हमने HMV में रिक्वेस्ट करके कि हमारे दिल पे एक एल्बम ऐसे बनाना चाहता हूँ मैं, तो वो आप कीजिए करके। तो पहले तो उन्होंने नकार दिया था, लेकिन बाद में एक्सेप्ट किया लोगों ने, और पहले ही रिकॉर्ड को विंटेज वाइन किया, तो बहुत हमें यश मिला। और इंस्ट्रूमेंटल में बिक्री के रिकॉर्ड्स बनाए उस रिकॉर्ड में तो वो तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हो गया था। बराबर। तो इस रिकॉर्ड में एक खूबी ये थी कि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया था, सब एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट थे। हम लोग इतनी पुराने गानों में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं आए थे उसमें, जैसे कि आप जानते हैं कि सिंथेसाइजर से पहले इलेक्ट्रिक ऑर्गन आ गया था, बराबर, उसके पहले इलेक्ट्रिक गिटार भी आ गई थी, बराबर, लेकिन ज्यादा एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट थी पुराने गानों में। और तार सनाई जैसा इंस्ट्रूमेंट भी आपने उसमें बजवाया दो गानों में, एक तो धीरे से आजा और दूसरा साजन की गलियां। हाँ, तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छी एक बात हुई। और अभी दूसरी बात मैं ये पूछना, आप बोलिए। नहीं, वो जो मेलोडी थी ना, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ। बराबर, ये इम्पोर्टेंट मेलोडी थी, बराबर, जस्टिफाई करे अच्छे बजाने से, अच्छे गाने से। अच्छा, तो वो जिंदा रहने वाले लोगों को पसंद आने वाली। बराबर, अच्छा। तो फिर और मैं एक सवाल आपको दूसरी आपकी इसी प्रकार का प्रयोग के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो एक डांस टाइम। हाँ, तो उसके बारे में भी बताइए कि जैसे आपने उस गानों उसमें जो गाने थे, उसमें से काफी गाने तो आप पहले अपनी पियानो अकॉर्डियन पे सुना चुके थे। हाँ, तो उसका वर्जन जैसे मैंने अलग टाइप से बनाया था। अच्छा, कि हिंदुस्तानी जब इसमें पॉपुलर है, बराबर, तो वो डांस फॉर्म में बॉलरूम डांसिंग में क्यों ना किया जाए, बराबर, उस हिसाब से मैंने बराबर। तो उसका आइडिया कैसे आया आपको? तो वहाँ हमने देखा कि लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इंडियन ट्यून कोई भी ट्यून होता है उसके ऊपर वो डांस कर। बराबर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं दुर्गे सावरिया जैसा ट्यून, बराबर, जो डांस के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वो डांस कर रहे हैं, बराबर। तो वो देख के मुझे वो फील हुआ कि नहीं, इनके लिए कुछ और करना चाहिए, बराबर। अच्छी मेलोडी देख के अगर वो डांस करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो होना जरूरी है, बराबर। इसलिए मैंने वो डांस पढ़ा, बराबर। तो अभी मैं एक मेरा नाम जोकर के एक नई शुरुआत के एक ही फिल्म के अंदर एक पूरा का पूरा LP इंस्ट्रूमेंटल बनना, ये एक नई शुरुआत थी।
तो ये आइडिया आपको कैसा है? एंटिसिपेशन था कि पिक्चर तो हिट होने वाली है, म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो दुबे साहब की, राज कपूर साहब की भी फ्रेंडशिप थी। दुबे साहब हमारे जनरल मैनेजर थे इसके पीछे। तो उनके तरफ से ये मुझे प्रपोजल आया। अच्छा। कि अकॉर्डियन का पूरा एमपी हमारे पिक्चर बराबर। संगीत का बनाते। बराबर। तो जब रिकॉर्डिंग हुआ था तो राज साहब भी वहाँ आए थे। बराबर। सब पूरा अच्छा। किया और उसको रिकॉर्ड में दी। बराबर। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि एकॉर्डियन के कितने प्रकार है? हेलो। अभी जैसे आपने अकॉर्डियन टेक्निकली बोलो, तो अकॉर्डियन वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको दोनों तरफ से बटन, अच्छा, यानी कीबोर्ड नहीं होता जो सफेद और काला। अच्छा, हारमोनियम का कीबोर्ड होता है या पियानो का कीबोर्ड होता है। अच्छा, ये फिंगर जो चलते हैं जिसके ऊपर, बराबर। तो अकॉर्डियन में सिर्फ बटन है। अच्छा। और हम जो बजाते हैं वो पियानो अकॉर्डियन। हाँ। क्योंकि जो चीज है बराबर। सफेद और काली, हाँ, तो पियानो कोटे बराबर। उसका शॉर्ट फॉर्म पियानो देके लेफ्ट साइड पे अकॉर्डियन का बटन। अच्छा। वो पियानो अकॉर्डियन का। तो उसमें पियानो के ट्यून्स भी निकल सकते हैं? पियानो कीबोर्ड में। अच्छा। पियानो का टोन नहीं। टोन नहीं। पियानो इंस्ट्रूमेंट टोटली अलग है। अच्छा। एक कीबोर्ड को पियानो कोटे ऐसा। ओके। नाम। अच्छा। और एकॉर्डियन जो आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं? थोड़ा ये भी। और आता है कॉन्सर्टिनो। हाँ। छोटा रहता है। बराबर। और वो उसमें बेलों का अंदर और बाहर एक्शन जो है, बराबर, उसमें वही सुर का अलग सुर मिल जाता है। हाँ, बराबर। अंदर खींचो तो दूसरा सुर आएगा, बाहर खींचो तो दूसरा सुर आएगा। बराबर। हाँ। उस हिसाब से वो कॉन्सर्टिनो बनता है। बराबर। और वो छोटा रहता है साइज। अच्छा। तो उसमें लिमिटेशन। ओके। और एक अकॉर्डियन हो गया, वायलिन हो गया, पियानो हो गया। हाँ। ऐसे 3 टाइप। अच्छा। अकॉर्डियन का। अच्छा। और ये अभी मैं कुछ जानना चाहूँगा जनक जनक पायल बाजे के बारे में। तो ये भारत में ऐसा पहला प्रयोग था कि जिसके रिकॉर्ड्स फिल्म भी पहले 35 mm या ऐसी कुछ बनी थी और बाद में उसको सिनेमास्कोप या इसमें कन्वर्ट किया गया। जिस तरह उसका म्यूज़िक भी पहले मोनो में था और उसमें ओरिजिनल गानों में सब क्लासिकल बजाने वाले म्यूजिशियनों ने बजाया था जो फिल्म इंडस्ट्री के हिस्सा नहीं थे। और बाद में आपने उसको स्टीरियो में कन्वर्ट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा किस प्रकार होता है और कैसे होता है, अगर राज की बात नहीं हो तो थोड़ा बताइए। वो वी शांताराम जी ने एक्सपेरिमेंट, मैं बोलूंगा उसे, कि फर्स्ट टाइम ओरिजिनल प्रिंट से रीप्रिंट जिसके ऊपर स्टीरियोफोनिक साउंड क्रिएट करना। तो उसके लिए हुई थी उसका है कि उनके पास रिकॉर्डिंग ट्रैक जो थे वो फिल्म के प्रिंट के ऊपर थे, ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स नहीं। तब फिल्म जो चलती थी उसमें से साउंड ट्रैक वापस लेके उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना मुश्किल ये हो रहा था कि थोड़ा सा भी वोल्टेज में ड्रॉप आ जाए तो गाने का पिच चेंज हो जाता था, फ्लैट ट्यूनिंग हो जाती। तो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको अपनी रिकॉर्डिंग डबिंग करनी पड़ी। यानी इंस्ट्रूमेंट्स की ओरिजिनल जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे वही इंस्ट्रूमेंट दोबारा यूज करके उसको दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ा। और वो एवरेज लिसनर को पता नहीं लगता, इतना माइन्यूट ट्यूनिंग में फर्क आ जाता, इसलिए उसको हमको पार्ट में करना पड़ा। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो सब लोग खुश थे और लोगों को भी अच्छा लगा। फिल्म इतनी
इफेक्टिव थी कि स्टीरियोफोनिक साउंड से डेफिनेटली उसको और अट्रैक्शन क्रिएट किया, लोगों को बहुत अच्छी लगी। ओके, फर्स्ट टाइम हो रहा था इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन थैंक गॉड इट वाज सक्सेसफुल। तो शांताराम जी को आपको देने का आइडिया कैसे आया? वो ये पहले एक्चुअली साउथ में शुरू हुआ था। अच्छा, स्टीरियोफोनिक साउंड का रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहले साउथ में शुरू हुआ था, उन्होंने तो देखा था वो। अच्छा। और तब से उनको वो दिल में वो आशा रही कि लेट मी बी द पायनियर, जब पहले शुरू करूंगा मौके। और उन्होंने भी शांताराम स्टूडियो में फर्स्ट स्टीरियोफोनिक साउंड रिकॉर्डिंग। और इससे पहले वैसे HMV में साउंड रिकॉर्डिंग आई स्टीरियोफोन, वो हमने आई थिंक इट वाज 1965 इफ आई एम नॉट 65 or 66, जब हमने भी इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड किए स्टीरियोफोन। ओके, चलिए तो ठीक। और एनीथिंग तो कितने सालों के बाद हुआ जो उत्तम सिंह जी ने किया, लेकिन ये आपका बहुत लंबे समय के पहले किया हुआ एक्सपेरिमेंट था ये, तो ये सबसे हाँ। और फिर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री, खासकर फिल्म संगीत की दुनिया में कंपोजर, सहायक, अरेंजर और कंडक्टर, इनकी भूमिका में थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताएंगे। वैसे ये सब विविध भारती में मैं सुन चुका हूँ। अभी म्यूजिक डिपार्टमेंट में वैसे ये सब अलग अलग लोग होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। या तो वो अरेंजमेंट ठीक कर सकता है, या तो सिर्फ कंडक्टिंग कर सकता है, या तो कंपोज कर सकता है, या तो सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर कर सकता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो है म्यूजिक में, इसके लिए होना चाहिए सब स्पेशलिस्ट अलग है। लेकिन ये शुरू से ऐसे कुछ सिस्टम आ गई कि एक ही आदमी सब, पहले तो अरेंजर भी नहीं थे, कंडक्टर भी नहीं थे, उनके डायरेक्टर करते थे सब। हाँ, वो हेल्प करते थे म्यूजिशियंस, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता। बाद में रिकॉग्निशन आ गया कि चलो भाई ये बहुत सारा काम संभाल रहा, तो उसका भी नाम आना चाहिए, तब असिस्टेंट का नाम आने लगा। तो ऐसे प्रोग्रेस होते रहा। अभी भी बहुत सारा होना है, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। फॉर्चुनेटली म्यूजिक इज लूजिंग इट्स इम्पोर्टेंस साइड। अभी मैं थोड़ा सा फिर से आपके फिल्म में एकॉर्डियन वादन के बारे के अंदर जाता हूँ। तो 20 साल बाद में भी आपने उसका जो एक गाना है बेकरार करके मैं यूं न जाइए, उसमें आपने एकॉर्डियन बजाया है। तो हेमंत दा से परिचय और उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। उनका तो परिचय वो सिंगर स्टेज में मुलाकात हुई। ओके। हाँ, तो उसका सब अरेंजमेंट किया था। नहीं था, याद नहीं आ रहा मुझे नाम। उन्होंने जब बुलाया तो मैं वॉज वेरी हैप्पी। जब मैं बोला मैं आऊंगा, उन्होंने एक रिहर्सल भी दी मुझे और बाद में रिकॉर्डिंग की। तो सब कुछ ठीक हो गया था, वो गाना भी बहुत चल रहा। फिर छोटी सी बात, तो सलील चौधरी साहब के साथ आप अरेंजर के रूप में जुड़े थे, तो वो आपको उनके साथ जोड़ना कैसे हुआ? सलील दा तो वॉज अ वेरी गुड अरेंजर। वो खुद अपना अरेंजमेंट लिखते थे, एक्चुअली बता देते थे। लेकिन उनको अरेंजर, दूसरे अरेंजर की हेल्प इसलिए लगती थी कि ऑर्केस्ट्रा से बजवा के देना है,
और उनका कॉन्सेंट्रेशन प्लेबैक सिंगर के साथ रहता था ना वो टाइम, अरेंजर करते उनको, लेकिन उनको खुद को बहुत अच्छा मालूम। और वेस्टर्न म्यूजिक के तो वो बहुत अभ्यासु थे। वेस्टर्न क्लासिकल शायद उन्होंने सीखा था। हाँ, उनका वीकनेस था समझो कि उनको बहुत अच्छा लगता। अलॉन्ग विद स्टडी इंडियन फोक म्यूजिक से उनकी मास्टरी थी, और उसके साथ वेस्टर्न का भी नॉलेज होने से उनको बहुत मदद हुई। और अभी एक फिल्म थी शक। हाँ, वसंत देसाई का था वो, हमने छोड़ किया तो क्या नहीं रहे थे ना, वसंत देसाई साहब की, जिसमें आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने का तैयार करने का मौका मिला था शायद। क्योंकि मैं उनके साथ बहुत सालों से काम करता था वैसे, और उनके असिस्टेंट सेबेस्टियन हुआ करते थे, तो वो गोवा चले गए थे, वो नहीं थे पहुंचे। और उनके नेफ्यू थे वो विकास देसाई, जिन्होंने डायरेक्ट किया था वो, तो उन्होंने मुझे वो ये जिम्मेदारी दी थी, आप संभाल लो। और उनकी डेथ हो गई थी ना वो पिक्चर के एंड में, तो बैकग्राउंड वो चले गए, तो उसके बाद हमने फिर बैकग्राउंड को कंप्लीट किया उसका। तो आप ऐसे ही काम करते रहे और हमसे मिलते रहे सबसे, ऐसी शुभकामना के साथ हम ये बातचीत हम विराम देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। मेरे तरफ से भी सब कुछ शुभ इच्छा है, अच्छा संगीत उनको सुनने मिले बस। नमस्कार।